रमज़ानुल मुबारक की एक और ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद, इस उम्मीद के साथ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, रहमतों और बरकतों के साथ गुजर रहा है। आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रख रहे हैं और उन तमाम लोगों का ख्याल रख रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और जो कहते नहीं हैं कुछ, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी हो, लेकिन आपको एहसास है और आप उनकी केयर कर रहे हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ और मैं मुज़म्मिल अली ख़ान। आयशा, आज की ये ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हुए मुझे बहुत बबली और हैप्पी फील हो रहा है। वैसे तो रोज़ ही हो रहा होता है, जैसा कि अभी तक व्यूअर्स को पता लग गया होगा। खुद के लिए फील हो रहा है या मेरे लिए फील हो रहा है? मुझे ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दुनिया को पेश करने के लिए फील हो रहा है, बड़ा हैप्पी और बबली। बिकॉज आपको पता है ना कि जब भी कभी हमने डेविड एंड गोलियत पढ़ा बचपन में, हमने और कई इस तरह की चीज़ें पढ़ी कि जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गुरूर हो, अगर बहुत ज़्यादा फूल के कोई आ रहा हो, तो यूजुअली बबल्स डोंट टेक ऑल दैट लॉन्ग टू बर्स्ट। एंड आई थिंक हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट से कभी कभार हम डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ी मज़े की खबर है जिसके अंदर गरूर हमें टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अनड्यू था और इनका पता नहीं करना बनता नहीं था। भारतीय गरूर जो है वो अपने ही घर में बड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि दिफाई चैंपियन भारत को जनूबी अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच के अंदर अभी भाईजान धूल तगड़ी किस्म की चटाई है। और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट इस चीज़ का था कि रन्स और उन सारी डिटेल्स में हम बाद में आएंगे। एक अदद इश्तहार बनाया गया था, जिस इश्तहार के अंदर इश्तहार जो है ना वो आपने सारी देखे, वो ख़त्म कर दिया, सस्पेंस ख़त्म कर दिया और सब कुछ पहले ही बता दिया। अभी नहीं बताएंगे, हम पहले तो ये बता देते हैं कि किस तरह से जनूबी अफ्रीका ने भारत के वर्ल्ड क्लास बैटिंग ऑर्डर के परखच्चे उड़ा कर रख दिए थे। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी कोई ख़ास नहीं रही, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रोकती हूँ इस तरह की खबरों पर खुश होने से। मैं एंटरटेन होना चाहता हूँ, लेके आए इस स्क्रीन यार मैं आपको एंटरटेन थोड़ी करना है, व्यूवर्स देख रहे हैं। लेकिन हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं ना वो एंटरटेन हो चुके हैं, क्योंकि भारत कल जिस तरह से मैच हारा है एंड जिस अग्रेशन के साथ वो ग्राउंड के अंदर मुजम्मिल उतर रहे थे, वो मैंने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि भाई हम ही जीतेंगे, हम ही जीतने के लिए यहाँ पर आया। बट उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है होम ग्राउंड के ऊपर। जनूबी अफ्रीका ने 76 रन से फतह समेटी है और जनूबी अफ्रीका से बदतरीन इस शिकस्त के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने का खतरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेट्स सी अब, क्योंकि ये उनके होम ग्राउंड के ऊपर इवेंट हो रहा है, अब इस इवेंट में अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल में मौजूद नहीं होंगे तब हम कह सकते हैं उनका गुरूर जो है ना वो चकनाचूर हो सकता है। हमें इस वक्त एंजॉय करना है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का कल इंग्लैंड के साथ जोड़ पड़ेगा। इससे पहले जो मैच था हम सब जानते हैं बारिश की नज़र हो गया था और एक पॉइंट मिल गया था दोनों टीमों को, पाकिस्तान को भी और न्यूजीलैंड को भी। मैच जीतने से रिलेटेड मैं आयशा थोड़ी सी एक एक्सपेक्टेशन वाली बात पहले आपको बताना चाहता हूँ। उम्मीदें टूटती हैं तो दुख बहुत होता है, दुख तो बहुत होता है। एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्ट एक, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर पकौड़े, क्योंकि मैं रोज़े की हालत में अफ्तारी के बारे में करीब पहुँचते पहुँचते इंसान का जो है ना मूड किचन में घुस जाता है। पकौड़े अगर आप पहले से सोचें ना क्रंची होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, फिर आपको मिल जाए नरम, प्रॉब्लम हो जाती है जी बड़ी सारे दिन के रोज़े का। इनकी इमेजिनेशन से सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा तंग, और जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना इनकी इमेजिनेशन किचन से बाहर आ ही नहीं पा रही है। ये समझ नहीं, इंशाल्लाह लेकर जा रहे हैं। ऑलराइट जी, आप सब जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन के अंदर हमने एक सेगमेंट ऐसा शुरू किया है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियात से, कुछ ऐसी स्पेशली पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ से जिनका एक शख्सियत का एक पहलू आप जानते हैं, दूसरा पहलू या और कौन कौन से रंग है उनकी शख्सियत के वो हम निकलवाने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही एक और पर्सनालिटी मौजूद है जिनको आप जानते तो होंगे डिफरेंट तरह के हार्ड टॉक शोज़ के अंदर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है ना उसको बयान करते हुए और समटाइम्स जो है ना अग्रेशन में भी नज़र आते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे उनसे कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसी है, रमज़ान कैसा गुजरता है, फैमिली लाइफ जो है ना वो कितनी ज़्यादा मुतासिर होती है ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स से। तो कौन है हमारे साथ मुज़म्मिल? हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मेमन साहब मौजूद हैं और इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है, नो डाउट कि एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल करियर तो है ही है, आप सर्जन भी हैं। और सर्जन भी कोई आम सर्जन नहीं, सर्जन वो कि जो इस वक्त दुनिया में सबसे हाईएस्ट इन डिमांड है। यानी कि आपकी ये जो फोटो है ना, ये तस्वीर तब्दील करने का आर्ट ही अपने हाथ में रखते हैं। तो मैं अपने मज़ेदार शरारती क्वेश्चंस के साथ आता रहूँगा और आयशा मुझे बर्दाश्त करती रहेंगी, रोकने की कोशिश करती रहूँगी। वेलकम करते हैं सेनेटर हुमायूं मेमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सेनेटर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रमज़ान गुजर रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों का अल्लाह ताला का करम है। रमज़ान क्या मुश्किल होगा,
घर से निकलते हैं वहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर होता है, ऑफिस जाते कंट्रोल टेम्परेचर होता है। आजकल तो खैर मौसम भी बहुत अच्छा है, अच्छा मौसम। हार्डली मेरे ख्याल में 12 घंटे का वो रन नहीं होता, तो उसमें क्या गिला करना। गिला तो उन लोगों से पूछो या रमज़ान कैसे गुजरा है जो बेचारे मजदूरी करते हैं, जो बेशक, मेहनत करते हैं, बेशक, जो बेशक। सारा दिन सड़क पे काम कर रहे होते हैं, उनसे कभी पूछें कि कैसे होता है। वो बेशक। सिपाही जो खड़ा होता है सारा दिन खड़ा होता है धूप में, उससे पूछे कि रमज़ान कैसे गुजरता है। हमारा तो मतलब मुझे तो ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है, एहसास बिल्कुल नहीं होता कि रोज़ा है भी कि नहीं है, पता ही नहीं चलता। रूटीन क्या होती है सेंटर साहब की? मेरे जी रूटीन पिछले ऑलमोस्ट 25 ईयर से, बल्कि जब से मैं काम करना शुरू किया, मैं सुबह अर्ली राइजर्स में से हूँ। तो जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ 2020 से मैं फजर के बाद नहीं सोता, ठीक। तो रमज़ान में भी नहीं सोता। तो वही है, सहरी की, फजर की, नमाज़ पढ़ी, तैयार हुए, इस्लामाबाद क्लब चला जाता हूँ, सुबह गोल्फ़ खेलता हूँ, 1-2 घंटे गोल्फ़ खेलता हूँ। उसके बाद वहीं तैयार होकर मैं क्लिनिक चला जाता हूँ, फिर ये क्लिनिक में सारा दिन होता हूँ, और ये 3-4 बजे ख़त्म करके फिर घर चला जाता हूँ। अफ्तारी घर करता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता, मैं अफ्तारियों पे कोशिश करता हूँ नहीं जाता हूँ। मतलब आपको कहीं से दावत भी आएगी, दावत मैं इफ्तार कोशिश आएगी करता तो हूँ, नहीं मैं कोशिश जाएंगे, करता हूँ अवॉइड करूँ। चाहे पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से आए। पार्टीज के उसमें तो मैं अगर कोई नाराज भी हो सकता हो उससे। पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें अच्छा, तो मैं शरारती जाती questions नहीं मैंने हूँ। पूछे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें मैं असर वैसे आ भी रहा नहीं जाता होता। और दूसरा ये कि अगर दरमियान में सेनेट हो, जैसे आज था, तो बस सेनेट गया, उसके बाद बस आपकी तरफ इस तरफ, बस ये चीज़ है। अच्छा, ये तो सर थैंक आपकी यू रूटीन कि आप हो यहाँ गई। पर आए जी। अब आपके पास मेरी वाइफ है, वो आई स्पेशलिस्ट है, तो रमज़ान में पेशेंट्स का इन्फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, उनकी सर्जरीज़ का और उन चीज़ों का। तो रमज़ान को लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ऑन दी अदर हैंड आपके जो एस्थेटिक्स हैं उनको इम्प्रूव करने का भी महीना है ये कि आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप जब क्लिनिक जाते हैं, क्लिनिक में आपको ज़्यादा वर्कलोड मिलता है, कम वर्कलोड मिलता है? हाउ इज़ द वर्क रूटीन इन रमज़ान? देखिए, इसका होता है कि 2 किस्म के होते हैं। एक वो प्रोसीजर जिससे रोज़ा टूट सकता है, तो वो तो कम हो जाते हैं, वो आमतौर पे फिर अफ्तारी के बाद चले जाते हैं। और एक वो काम होता है जिस मतलब एक सर्जरी है, तो अब ये पेशेंट के ऊपर है कि वो कैसे करना चाहता है। डज ही और शी वांट्स कि भाई मैंने ये सर्जरी होनी है या नहीं होनी है। आपको होता है कि बाज़ लोग किसी वजह से रोज़ा नहीं रखते हैं, मेल है या फीमेल है, उनका हर एक का वो है। कुछ होते हैं उनके पास यही एक टाइम होता है साल में, उनके बाकी साल पूरा बहुत बिजी होता है, तो वो इसमें 1-8 दिन गुजार लेते हैं, तो वो उन तक है। लेकिन हमारे काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, पॉलिटिकली अगर देखा जाए हमारे सियासत के सर्कल्स के अंदर, मुझे हमेशा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट होता था कि कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े हेविली इंक्लाइंड हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज और इन चीज़ों की तरफ। देखिए, मेरे ख्याल में आजकल पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, आजकल तो ऑलमोस्ट हर एक शख्स जो है ना वो अपने और उसके प्रॉब्लम आप लोग हैं। आप लोगों ने इस टेलीविज़न ने, इस मेयार ने, जिस तरीके से आप अपने बाल सेट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये जो अटैक शुरू होने लगा ना, जिस तरीके let से me आप अपने आप keep को my guards करते up. हैं, तो ये सारी चीज़ें Okay. करके ना उन्होंने स्टैंडर्ड बड़ा हाई कर दिया। अब हर एक उस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहता है, तो वो जो एस्थेटिक्स। अच्छा, फिर इसमें बात स्टडीज़ भी हुई हैं कि 2 लोगों की एक जैसी सीवी है, जी जी, लेकिन एक देखने में बेहतर है दूसरे से, तो उसको Yes. जॉब मिल जाएगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। सो दीज बात चीज़ों की वजह से वाकई इसका रुझान है। पे प्लस आंख को जो चीज़ अच्छी लगती है इंसान उस तरफ भी मायल हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तो हर एक करता है। लेकिन अब ये रिसेंटली ये जो कुछ हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके वो सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें आ गई हैं, उन्होंने कोई चमड़ी उतरवा देता है, कोई खिंचवा देता है। ना उस करे चीज़ों की सेंटर वजह साहब, से- मत करे, नहीं, मैं तो वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। मत कीजिए। प्लीज मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस उसकी वजह से लोग आके पूछ लेते कि क्या है। अच्छा, मेरा जब आया बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा कि यार इसमें होंगी अपनी जगह पे, लेकिन इसमें जो फिल्टर है ना उसका काम सबसे ज्यादा कमाल है। सबसे ज्यादा कमाल फिल्टर का था। फिल्टर्स का। अब देखिए ना, वरना- आपने पूरा जो है जिम्मा डाल दिया मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया ने भी तो देखिए कितनी ज्यादा तब्दीली की है, उससे क्योंकि तो बहुत टीवी तो कब से मौजूद है, कब से चलता आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद ज्यादा कंपैरिजन नहीं, रिसेंटली देखें टेलीविजन कब से है, लेकिन जब से ये जो प्राइवेट चैनल्स आए हैं ना, उसके बूम की वजह से
पहले था खाली पीटीवी था। पीटीवी में एक लिमिटेड लोग आ सकते थे। अब जब आपके पास कोई 50 चैनल हो और हर चैनल के अंदर ड्रामे हो, सारी चीज़ें हो, तो वो एक्सपैंड हो गया ना हर चीज़। आपका जो मार्केट है वो बहुत बढ़ गई है। सेंटर साहब, जहाँ से शुरू किया आपने फ्रॉम एस्थेटिक्स एंड सर्जरी एंड देन पॉलिटिक्स में आ जाना, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई, कहाँ पर हुई? एक अच्छा इस्टेब्लिश करियर था जो अभी भी चल रहा है माशाल्लाह, एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स में भी आना, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी है और कितना वक्त मांगती है। देखिए, ऐसा है कि मैं बेसिकली टेक्नोक्रेट हूँ और मेरा तो मेन था ये कि मैंने जब 2018 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा ऑफ़र की, तो मैंने फाइनली कहा, मैंने कहा कि द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज़ सेनेट, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैंने अपना काम करना है। वहाँ से मेरा रिस्क है। बाकी चीज़ों में अगर जब तक आप मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो तो आप टाइम नहीं, तो मैंने कमाना होता है। तो मैंने कहा मैं सिर्फ सेनेट कर सकता हूँ, और उसमें भी ओनली सेनेटर, क्योंकि आई कैन ओनली गिव सर्टन अमाउंट, आई कांट गिव मोर देन दैट। तो ये वजह है कि वाई आई एम ओनली इन सेनेट। बात आ जाती है कि बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन और उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी में, सो 2000 में मैं पाकिस्तान आया और 2001 में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। और मैं खान साहब को पहली बार मिला था 2004 में, लेकिन यू नो आई डिड नॉट जॉइन पॉलिटिक्स। इट वाज इन 2007-8 में कि जब मैंने एक दफ़ा अपने से सवाल किया, जब लोगों को टीवी प्रोग्राम में देखता था और यू नो बुरा भला कहता था कि मुल्क में ये तबाह हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो। तो फिर एक दफ़ा मैंने अपने आप से सवाल किया, वो जब आप लेटते हैं ना तो उसको एक जुमला है, वो कहते हैं अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप आंखें बंद कर ले तो दुनिया के लिए आप सो जाते हैं, लेकिन आप अभी जागे होते, तो यू रिफ्लेक्ट द डे। तो उस वक्त मैंने अपने आप से सवाल किया कि हुमायूं, तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया? अभी तक तो तुम जो कर रहे हो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, जो कि हर जानवर करता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनीवन? तो उस वक्त जवाब ये आया कि यार यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द कंट्री। और फिर मैंने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन की कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग अच्छे नहीं है, मैं अच्छा हूँ या मेरे जैसे लोग अच्छे हैं, सो देन आई शुड बी देयर। सो दैट इज़ हाउ आई जॉइंड। और फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, सो मैं फैमिली डायनेस्टीज के साथ में नहीं चल सकता। सही। ओके। तो PMLN पीपल्स पार्टी अच्छा, चली गई। उसकी रीज़न क्या है कि फैमिली डायनेस्टी के साथ नहीं चल सकते? देखिए, let's suppose I want to go to the highest job. पीटीआई में क्या आपको ये मौका मिलेगा? अगर मैं पीटीआई में रहा और मैं पीटीआई में काम करता रहा और मेहनत करता रहा, यस वन डे। क्योंकि ये भी तो सुनने को मिलता है ना कि जी खान साहब बिल्कुल इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं, देखिए एक बात याद रखिए, खान साहब इख्तलाफ, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ। मुझे इन लोगों ने 2009 में आई वॉज मेड द सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स, जो हमारे इंटरनेशनल जितनी भी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको मैंने ऑर्गेनाइज करना था तहरीक इंसाफ के लिए। तो हर मुल्क के अंदर एक चैप्टर था और मैंने हर चैप्टर के अंदर इलेक्शंस कराने थे। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने ये कहा था कि हमारा जो इनकम होगी, पार्टी जो चलेगी, वो किसी एक बंदे की फंडिंग की बजाय आपके रूट पे चली जाएगी। तो हमारा ये था कि हर एक आदमी जो पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए वो पार्टी को $100 सालाना देगा या $80 सालाना देगा। ठीक है। तो मैंने कोई 1500-2000 मेंबर से मैं 40,000 मेंबर तक ले गया था। ठीक। 40,000 मेंबर, $80 सालाना का मतलब है $3.2 मिलियन हमें हर साल आते थे, जिससे पीटीआई चलती थी। तो वहाँ पे मैंने एक इलेक्शन कराया एक मुल्क में, नाम नहीं लूंगा वरना पता चल जाएगा। तो वहाँ पे एक दो बड़े सीनियर लोग थे जो खान साहब के दोस्त भी थे। उनकी जो ग्रुप था, उन्होंने धांधली की, मेरे पास शिकायत आई और मैं कंडक्ट कराता था इलेक्शंस। तो मैंने इलेक्शंस कंडक्ट कराए, मैंने उनकी धांधली मुझे पता चली, मैंने इन्वेस्टिगेट कराया, मैंने पता करवाया और मुझे पता चला कि ये गलत हुआ, मैंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। यानी कि अंदर भी अकाउंटेबिलिटी, पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी ठीक ठाक है। मैंने उनको डिस्क्वालीफाई और खान साहब के दोस्त होते हुए, और खान साहब के दोस्त थे, बड़े सॉलिड किस्म के दोस्त। और उनको इख्तिलाफ नहीं हुआ आपके स्टेप से? सबको हुआ। खान साहब ने मुझे बुला लिया, उन्होंने
उनका कॉन्सेप्ट ये था कि यार देखो ये सारी चीज़ें और ये लोग बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं पीटीआई के लिए तो फलाना। मैंने कहा जी पॉलिटिक्स में तो आपने जो मुझे काम दिया वो क्या है, तो फिर कहते हैं फिर भी अगर कोई चीज़ हो सकती है। मैंने कहा इफ़ यू रियली वांट, अब ये मैं कह रहा हूँ मुझे आए हुए 1-1.5 साल हुआ है और वो ही इज़ अ चेयरमैन। मैंने कहा जी खान साहब अगर आपने इनको वापस लेकर आना है आई विल रिजाइन, यू ब्रिंग देम बैक, बट व्हाइल आई एम हियर दे विल नॉट कम बैक और आई लीव और आई लीव और दे विल नॉट। उन्होंने कहा ठीक है व्हाटएवर यू डिसाइड यू डिसाइड। But what about those people जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं? अकबर एस बाबर हमें याद है, देखिए वो जिस तरह से अब अकबर एस बाबर अपनी जगह पे फाउंडिंग मेंबर होगा, बट दैट डज नॉट मीन, देखिए फाउंडिंग मेंबर डज नॉट मीन के ही उसके मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ और ये चूंकि मेरे सामने हुआ ना, ही वॉज ट्राइंग के वो बलूचिस्तान से और उनको पता था केपी से हम लोग आ रहे हैं, he was trying to get a KP Senate seat. ओके नहीं, व्हाट अबाउट द करप्शन की जो बात कर रहे थे कि पार्टी के अंदर करप्शन है, कोई करप्शन कोई नहीं इख्तियार, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जाते, कोई से इंट्रा नहीं पार्टी होती। इलेक्शंस बिल्कुल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतरीन। आई वन द इंट्रा पार्टी, मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जीत के सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स 2013 में दोबारा बना था। आई वन द इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगेंस्ट जहांगीर तरीन के ग्रुप के, उनमें से एक बंदा आया था जो ओवरसीज से आया हुआ था, एंड आई वन दैट थिंग एंड इट वाज एक्चुअली, मैं एक बंदे के पास जाके मैंने जिंदगी में पहली बार वोट मांगा था। That was proper. How did it feel? It was very difficult. मेरी ये तबीयत नहीं है, लेकिन I went और चूंकि हर एक मुझे जानता था, मेरी अपनी एक स्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर भी, तो उस बेसिस के अंदर से ज़्यादातर लोग they were inclined towards me because we were सारे काम इकट्ठे किए हुए हैं, तो उस बेसिस पे and I won with a significant margin. पॉलिटिशियन होने के लिए पाकिस्तान के सेल्फलेस होना कितना इंपॉर्टेंट है, और जो सेल्फलेस नहीं है आपको लगता है अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है? देखिए किसी भी चीज़ में अच्छा बनने के लिए आपको सेल्फलेस होना पड़ता है। अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे तो फिर आप अच्छे इंसान ही नहीं बन सकते। यहाँ पे सेल्फलेसनेस है यहाँ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में? ज़्यादातर में नहीं है। ज़्यादातर में नहीं। मेरा ना एक टू पार्ट क्वेश्चन है सर, जस्ट अ रियली शॉर्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। आपकी इस बात में और जिस तरह से आपने आपको कंडक्ट करते हैं, मुझे ना एक पेरेंट और एक मेंटोर होने की सेंस बड़ी क्लियर नज़र आई है। तो टू पार्ट क्वेश्चन, एक मेरे जैसे यंग लोगों के लिए गाइडेंस भी हो जाएगी। पहला ये कि फॉर पीपल हु डोंट नो हु यू आर, ठीक है, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो अपनी नज़र में वो इंट्रोडक्शन क्या है आपका जो आप उनको कराएंगे? पार्ट 2, डू यू बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग? अच्छा, मैं सबसे पहले दूसरे में आ जाता हूँ। देखिए, मैं आई एम अ पर्सन हु बिलीव इन स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मेरे बच्चों पे मैंने सिवाय बेटे पे एक दफ़ा हाथ उठाया था और वो वजह बता दूंगा, अदरवाइज मैंने कभी नहीं किया। लेकिन मेरा ये था कि इफ़ आई वुड एंटर अ रूम माय चिल्ड्रन वुड नो कि भाई बाप आ गया, अब इंसान बन जाओ। और वो ये था कि बेटे ने एक दफ़ा वो वैसे मेहमान थे तो उसने कह दिया कि यार मैं ये एग्ज़ाम में उसमें एक पेपर में फ़ेल था, लेकिन उसने कह दिया कि यार मैं पास हूँ। बाद में मेरे पास झूठ बोल दिया। तो मैंने उसको वैसे मारा, एक चांटा मारा और मैंने कहा, मुझे बात बताएं, आपने जिस तरह का वैसी मारा और फिर साथ का चांटा मारा, वो एक चांटा मारा, लेकिन जोर से वीडियो और ऑडियो ना मैच नहीं कर रही है उसमें होता, लेकिन वो अच्छा, he is by the way he has joined me as a plastic surgeon as well. Oh wow. He's a much brighter than I am. अच्छा खैर, तो उसको मैंने मारा, फिर मैंने कहा do you know why I hit you? कहते मैंने एग्जाम में फेल हुआ। मैंने कहा बेटा मैं बहुत दफ़ा फेल हुआ अपनी लाइफ में, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम एग्जाम में फेल हो, मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि तुमने झूठ बोला। तुम कहो कि पापा मैं फेल हो गया हूँ, आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। मैं लोगों को कहता हूँ कि फर्स्ट आने की बजाय आप कोशिश करो कि आप अपना साल ना ज़ाया करो, और जिंदगी स्टार्ट होती है जब आप प्रोफेशन में एंटर होते हो। ठीक, वेरी ट्रू। और उसमें आपकी कामयाबी, अगर मेरे आप क्लास फेलो से पूछें, मैं सबसे नालायक लड़कों में से एक था। हसन अब्दाल में मेरे क्लास फेलो से पूछ लें, मैं आखिरी 104 स्टूडेंट होते थे, उनमें से 101, 2, 3, 4 इन 4 में से मैं एक होता था।
अपनाइत फील हो रही है। महसूस हो रहा है, अपने अपने जैसा महसूस हो लेकिन रहा है। पता है जिंदगी में जो नालायक लोग होते हैं ना, वो क्यों कामयाब ज्यादा होते हैं? वजह उनको गिरना और गिर के उठना आता है। बिल्कुल, और वो असल डरते नहीं हैं। और कामयाब वो होता है जो मेहनत करता है। असल चीज देखिए, जब वो कहते हैं ना, इट्स 99% प्रेस्पिरेशन एंड 1% एस्पिरेशन। आपने मेहनत करनी है। और अब यहाँ पे आई 100% बिलीव व्हाट इमरान खान बिलीव्स। आप अपने मिशन के ऊपर फोकस करो, बिल्कुल। और आप अपने दिमाग में कहो, ब्रूसली कहता है, वो कहता है कि कभी मजाक में भी आप अपने आप को छोटा मत कहो। अपने आप से जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव रहे। बहुत आप ज्यादा। अपने बिल्कुल नाम ठीक को है। मजाक में भी झूठा ना कहो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, आई होप मुजम्मिल भी समझते होंगे, क्योंकि जो हमारे पास गेस्ट आते हैं ना, आप उनसे हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, नया सीखने को मिलता है। जैसे आज हमने सेंटर साहब से भी सीखा है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हुमायूं अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट। आई होप पार्टी भी अच्छा करे, पॉलिटिक्स भी अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, इससे पहले कि सेंटर साहब कुछ कहें। स्टे विद अस। This segment is presented by Dalda, powered by Rooh Afza, Kannauр and Sabroso. इट्स टाइम फॉर लज्जते रमज़ान। रिदा आफ्ताब जो कि हमारी शेफ़ हैं, वो हमें बताती हैं कि कैसे आप मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं। और सम टाइम्स मुजम्मिल ऐसे भी होता है कि आप ना देसी खाना खा खा के थक जाते हैं, और आप इफ्तार के अंदर खाने की डिस्क्रिप्शन सुनता सुनता रूहानी तौर पे कराची वाले किचन जो रोज पहुंच जाता हूं। ओके, लेकिन मसला ये है कि जब रोज़ाना एक जैसा खाना खा रहे हो ना आप, तो अजीब मोनोटनस फील होती है। तो दिल करता है कि कुछ एक ब्रेक आना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ इंटरनेशनल या फिर ना कॉन्टिनेंटल कुजीन होना चाहिए। तो आज रिदा कुछ ऐसा ही हमारे लिए लेकर आ रही हैं। बहुत मजे का और चाइल्डहुड फेवरेट मेरे लिए तो, और बहुत सारे और लोगों के लिए भी होगा। ये देसी टच वाला तो नहीं है? नहीं, देसी टच वाला नहीं है। देखो, देसी टच ना साग पराठे तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा कभी कभार टेस्ट चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। ऐसे भी होता है। हम लोगों ने ऐसे भी किया हुआ है कि जो कॉन्टिनेंटल कुजीन्स है ना, उसके अंदर अपने मसाले डाल के ना, और अपने तड़के डाल के उनको देसी टच दे देते हैं। जैसे आजकल नान, ब्रेड और चाय लाटे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो रिदा बना रही हैं आज एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन। तो जरा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका रमजान कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम रिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं हम। और आपके खाने देख देख कर हम यहाँ पर बैठकर तरसते रहते हैं और सोचते हैं कि ये कितना मजे का होगा। आज हमने वैसे बता तो दिया है कि आप क्या बना रही है, लेकिन आप बेहतर एक्सप्लेन कर देंगी। बताइएगा आज की डिशेस के बारे में। आज की रेसिपीज भी बड़ी मज़ेदार सी दो बना रहे, थोड़ा सा लाइट की तरफ आ गए, इसलिए कि आज हम थोड़ा सा चेंज बना रहे। एक बना रहे बड़े मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन बन रहा है, और इसके साथ एग फ्राइड राइस बन रहा है। चले बेहतरीन बेहतरीन। जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि टेस्ट भी चेंज होगा और थोड़ा सा जरा फीलिंग भी चेंज होगी। चले बढ़ते हैं। आप बनाएं, हमें बताएं कि ताकि फिर मैं रूहानी तौर जैसे रोज पहुंच जाता हूं। सीखेंगे आप या नहीं सीखेंगे? मैं देख के मजा लेता हूं और खा के मजा लेता हूं। ये सीखने वाला लिया करें ना, हमारी भाभी के लिए आसानी हो जाएगी। उसके लिए तो आसानी कोशिश करते हैं, मैं भी सीखती हूँ और मुजम्मिल भी सीखते हैं। रिदा स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा जी, आज हमारे पास यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल है, उसके साथ साथ हमारे पास सबरोसो है, साथ में हमारे पास कोको कोला भी है। तो आज की रेसिपी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे सबरोसो का मैं अभी जो मेरे पास रखा हुआ है पैकेट, ये हम क्रिस्पी पॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, नगेट्स भी ले सकते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ले लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। 3 वेरिएशन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सनफ्लावर है, उसके साथ कनोला है, और साथ में डालडा कुकिंग ऑयल है। रमज़ान के महीने में आप लोगों को पता है सब कि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हो रही हो, कोड़े, समोसे, रोल वगैरह। तो जिसके लिए क्या है, हमें बहुत अच्छे से ऑयल का इंतखाब करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि डालडा कुकिंग ऑयल से ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो हमने डाल दिया इसमें डालडा कुकिंग ऑयल। चले जी, यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पास है सबरोसो के चिकन, यहाँ पर पॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप, नगेट्स, और उसके अलावा यहाँ पर पराठे, इनके चिकन पकोड़ा, चिकन चीज़ पराठा, बहुत सारी रेंज है। और इस वक्त तो मैं समझती हूँ जिस तरह से रमज़ान में सब लोगों का ज़्यादा टाइम इबादत में गुजरता है, उनको टाइम चाहिए होता है कि कोई इजीली कुकिंग हो, तो यहाँ इससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। तो हमने ले लिए यहाँ पर चिकन पॉप्स। चलिए जी, काफ़ी सारे हो गए। ऑयल
इसको गरम करते हैं अच्छे से। ये मेरे पास है चिकन पाउडर, इसको पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास है सबरोसो के चिकन पॉप। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त, कितनी अच्छी इसकी कोटिंग की हुई है, बेहतरीन किस्म की इनकी क्वालिटी है। इसके अंदर डाल देते हैं हम, ये देखिए जी फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं, बल्कि मैं सारे एक साथ ही डाल देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा सबरोसो की जो बात करें चिकन की, तो यहाँ पर मैंने लिया है जिस तरह से रेडी टू कुक है, उसके अलावा इनके रॉ चिकन में भी है, चिकन कढ़ाई मिल जाएगी, चिकन फिले मिल जाएंगे, बोनलेस चिकन है, वो भी बहुत सारी रेंज है इनकी। और उसकी अच्छी बात ये है कि चिकन जो है उसको ट्रिम करके साफ़ सुथरा करके फिर उसको मतलब उसका वेट किया जाता है, फिर उसके बाद अच्छी तरह से उसको आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर पैकेट में पैक किया जाता है। चलिए जी इसको फ्राई करके निकालते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसको एक साइड पे रखते हैं, जब तक ये फ्राई हो रहा है तब इसकी सॉस भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो सॉस अपने तैयार करनी है उसकी तरफ भी चलते हैं। एक बार फिर इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा। और इस बार तो आपको दे रहे हैं बचत के साथ, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया डालडा कुकिंग ऑयल। इसमें जाएगा यहाँ पर गार्लिक, और इसके अंदर चली जाएगी यहाँ पर हमारे पास है यखनी। यखनी डाल देते हैं। यखनी के साथ हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, थोड़ा सा सोया सॉस, इसके बाद इसमें डाल देते हैं वेजिटेबल। चलिए जी ये तैयार हो चुकी है, और इसके अंदर जाएंगे ये हमारे चिकन पॉप, हमने लिए सबरोसो से, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी भी। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे चिकन पॉप जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, इसको फिर से मिक्स करना है, इसलिए कि सॉस रेडी हो चुकी है। तो हमने क्या किया था, इसकी सॉस को तैयार कर लिया था और बस हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको निकालते हैं यहाँ पर और फिर राइस की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो मैंने इसमें डाली यखनी, उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर था, तो जिसकी वजह से मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं डाला। ये देखिए जी ये हमारे मज़ेदार सा ये तैयार हो गया। कितनी जल्दी झटपट आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं और अफ्तार का मज़ा और भी दुबाला कर सकते हैं। चलिए जी ये हो गया। थोड़ी सी वेजिटेबल डालते हैं। अब राइस की तरफ चलेंगे। राइस भी हमारे फटाफट झटपट बन जाते हैं, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें बेहतरीन किस्म का हमारा मंचूरियन जो है रेडी हो गया। चले जी राइस के लिए हम ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा। तकरीबन हम ले लेते हैं 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल। यहाँ पर भी जाएगा थोड़ा सा गार्लिक, 2 अदद अंडे, सारी वेजिटेबल इसमें जाएगी। मेरे पास है ये देख लीजिएगा, गाजर, शिमला मिर्च और उसके साथ हरी प्याज, ये डालेंगे इसके अंदर। साथ में इसमें जाएगा यहाँ पर काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस,
उसके बाद हरी प्याज। साइड पे हम इस पे अंडे को भी साथ में रेडी कर लेते हैं। गरम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा, हमारे पास है यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल। चलिए नमक जाएगा इसमें। चलिए जी, अब जो राइस हमारे पास है इसमें राइस डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं और फ्लेम को करेंगे ऑफ। बॉईल किए हुए राइस, हमारे एग फ्राइड राइस भी रेडी हो गए, बहुत ही यमी और क्विक वाले। इस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आज की दोनों रेसिपी जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं, मज़ेदार सी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी। एक हमने लिए सब्रोसो और इसके साथ हमने इस्तेमाल किया डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा। फ्राइड राइस, इसके साथ हम यहाँ पर रखेंगे चिकन मंचूरियन। मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज हमारी तैयार हो चुकी है और दोनों रेसिपीज़ जो है सब हमने आज चाइनीज़ बनाई है। और यहाँ पर हमारे पास है कोको कोला। अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपका इसी तरह से दस्तरखान सजे और बेहतरीन सारी डिशेस बने तो आपने सब रोसो लेकर आ जाना है ताकि क्विकली आप कोई भी खाना तैयार कर सकें। और यहाँ पर है हमारा डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा सेहत और उसकी बचत के साथ साथ। साथ में है हमारे पास कोको कोला भी। ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़ और फीडबैक दीजिएगा। ट्राई करने का बहुत शौक है, हमें बहुत दिल है, लेकिन मसला ये है कि आप वहाँ पर बैठी हुई हैं तो आपकी रेसिपीज़ तो हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ सबरोसो और डालडा के अंदर बने हुए खाने जो है ना वो हम कर सकते हैं। तो हाँ ये यहाँ पर होता तो डेफिनेटली ये तो हमारी इफ्तारी का हिस्सा बन ही जाना था। रिदा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आज आपने हमें कुछ कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ फूड बनाना सिखाया है। आई होप जितने भी देखने वाले हैं उन्होंने सीख लिया होगा। कोशिश मेरी पूरी है भाभी कि मैं मुजम्मिल को सिखा के यहाँ से भेजूँ, रिदा से सीख ले वो, लेकिन गारंटी कोई भी नहीं है। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। लज़्ज़त रमज़ान से एक ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ये सेगमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा इसको बड़ा एंजॉय करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें रहनुमाई भी होती है, आगा साहब की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उसको भी हम एंजॉय करते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे टोटके हम घर अपने साथ लेकर जाते हैं। मुजम्मिल ने तो अमल भी करना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम शहद के ऊपर जो हमने सेगमेंट किया था वो आके बताया, इफेक्ट्स भी बताऊंगा, इफेक्ट्स भी बताएंगे उसके। तो आज हमने बात करनी है जनाब कुछ ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, और ड्राई फ्रूट्स में भी ख़ास तौर पर जो फिग होती है, जो इंजीर होती है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, स्पेशली मैं उसकी तासीर पर बात करना चाहूँगी। और क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है तो अगर उसकी तासीर गर्म है तो किस तरह से रमज़ान में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़वाइद क्या है। अगर साहब ने बैलेंस करने की भी बात की थी तो उसका भी पूछेंगे कि अगर गर्म है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो अस्सलामु अलैकुम सर, येट अगेन वेलकम। और आपको देख के दिल तो खुश होता ही होता है, हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और ये भी क्वालिटी बहुत बड़ी है जो शख्स सीखने की कोशिश करता है। वाह, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है वक्त के बाद आके कि हमें तो सब कुछ आ गया, और जिसको सब कुछ आ गया फिर वो तो मौत ही कंसीडर जहालत की इब्तिदा है। जहालत की इब्तिदा है। अकीम साहब, आगा साहब, खजूर नहीं, फिग, इंजीर के फ़वाइद कहाँ से ये आई? कुरान मजीद में भी जिक्र मिलता है, आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। 5000 साल पहले अंजीर इस कायनात में मौजूद थी। ठीक, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंजीर की कसम खाई, जिसका मतलब ये कि वो परसिस्ट करती थी। अंजीर के बारे में बहुत मशहूर बात यह है कि ये गर्म होती है और खुश्क होती है। आप समझाया न्यूट्रल कैसे करें इसे। न्यूट्रल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि रात को अंजीर गर्म पानी में डालकर ढक कर रख दी जाए, सुबह नहार मुँह अंजीर खाएं और उसके साथ वो पानी इस्तेमाल कर लें। ये एक बेहतरीन तरीका है अंजीर को उमूमी तौर पर इस्तेमाल करने का। ये वो अंजीर है जो उमूमी तौर पर खुश्क अंजीर है और हमारे यहाँ अवेलेबल है दुकानों पे, ओके। यहाँ दो चीज़ें, दो किस्म की अंजीरें मुमकिन हैं। एक तो ये कि वो बहुत सूखी हुई जिसके दरमियान से रस्सी गुजारी हुई अंजीर होती है, एक तो वो भी अवेलेबल है। मेरी जो इल्म है उसके मुताबिक उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से तेल का इस्तेमाल होता है उसको चिकना करने के लिए, उसकी क्वालिटी को अच्छा दिखाने के लिए। ओके। दूसरी
कुछ अंजीरें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक जो हमारी खुश्की पैदा करती हैं, डिहाइड्रेट करती हैं फल को, डिहाइड्रेटर पे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो अंजीर होती है वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है। अगर मैं अंजीर को देखूं अपनी मजहबी तालीमात के नुक्ता नज़र से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसने अंजीर को अपना साथी बना लिया उसे ना कब्ज़ होगा ना बवासीर। ठीक, तो गट के प्रॉब्लम से इंजीर दूर रखती है। बेहतरीन। और मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि रात को गर्म पानी में भिगा के रख लें, सुबह नहार मुँह अंजीर खाएं और उसके ऊपर पानी पी लें, साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो आपने बरकत भी हासिल कर ली और सेहत भी। अच्छा आगा साहब, हमेशा इंजीर को ख़ास तौर पर देखकर मेरे जहन में सवाल उठता है, पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब दुकानों पे वो इसी तरह से ओपन पड़ी हुई होती है, आप कह रहे हैं कि उसी को लाकर आप पानी में भिगोएं, पूरी रात भीगी रहे और सुबह उठ के वो पानी भी पी लें और वो इंजीर भी खा लें, तो वो इम्प्योरिटीज़ उसके ऊपर नहीं आ जाती हैं क्योंकि वो ऑल द टाइम खुली ओपन पड़ी हुई होती है? बहुत आसान सा हल है, पहले 2 मरतबा अंजीर को अच्छी तरह धो लीजिए, फिर गर्म पानी में डाल दीजिए। ओके, यानी कि अगर हम वैसे उसको लेकर खा रहे हैं तो उसमें भी बेहतर है कि आप एक दफ़ा उसको धो लीजिए। धो लीजिए, धो के इस्तेमाल कर अगर लीजिए। सबसे अच्छा मौसम इंजीर खाने के लिए कौन सा? क्योंकि हमारे यहाँ एक ये बड़ी डिबेट है हमारी सोसाइटी में कि कुछ बेमौसमी फल होते हैं, कुछ मौसम के फल होते हैं, तो सबसे अच्छा मौसम इंजीर कंज्यूम करने का कौन सा है? बुनियादी तौर पर अंजीर का मौसम कोई भी नहीं है। ठीक, 12 महीने अंजीर का मौसम है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर हमने गरम और खुश्क तय कर लिया तो भाई पानी डालने के बाद उसकी माहियत बदल गई, तमाम चीज़ें बदल गई। अब इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करूं, अगर किसी शख्स को अपनी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक झाड़ू चाहिए बारीक वाली, ठीक, जो फर्श पर की दी जा सकती है, तो फिर वो अमरूद का इस्तेमाल करे, बीच में से बीज निकाल दे। ठीक है। और अगर उसे सफाई के लिए ज़रा मोटी वाली झाड़ू चाहिए तो उसे अंजीर की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब इसका फोकस जो है वो गट के ऊपर गट हेल्थ है। ओके। इसलिए कि इसके अंदर छोटे छोटे जो बीज हैं वो असल में गट को वॉश करते हैं, साफ करते हैं। और अगर इससे भी मोटी झाड़ू चाहिए तो फिर आप अमरूद को उसके बीजों समेत खा लीजिए। अच्छा अगर साहब, ये हाई फाइबर कंटेंट बताया जाता है इंजीर का जो कि है, तो अक्सर अब हमारे पास यूथ में जो प्रॉब्लम ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड खाने की वजह से आ रहा है वो है कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। प्लस पिज़्ज़ा खाएंगे तो वो मिलीग्राम्स में उसके अंदर फैट है। मुझे लगता है वो झाड़ू जो बता रहे हैं ना, ये 3-4 झाड़ू मिल के भी गट को साफ नहीं कर पाएंगे जो हमारी यूथ का हाल है। हम लोग किन खानों के साथ इंजीर मिक्स करके खाएं या खाने से पहले खाएं, खाने के बाद खाएं, कि ताकि वो जो फाइबर है वो अपना काम अच्छे से करे? सर आसान सा हल यही है कि रात को गर्म पानी में अंजीर को धोकर, मैंने अंजीर को धोकर का लफ्ज़ जानबूझ के इनकी वजह से इस्तेमाल किया। अंजीर को धोकर रात को गर्म पानी में डाल के रख दें और सुबह नहार मुँह अंजीर खाकर पानी पी लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक वास्ता भी आ जाएगा, एक अमल भी हो जाएगा, और ये तमाम जो हमने खुराक खाई है इसको, इसके ख़राब असरात को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन दवा भी मिल जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे इंजीर को, मैंने उसका होल फ्रूट जो है उसकी वीडियोज़ ही देखी हुई हैं, वो देखने में बड़ी खूबसूरत भी लग रही होती हैं। वो ज़्यादा बेहतर है या फिर ड्राइड इंजीर ज़्यादा बेहतर होती है? बुनियादी तौर पर अंजीर का एक मौसम है, आमतौर पर ये जून, जुलाई और बहुत ज़्यादा 15 अगस्त तक वो मौजूद होती है दरख्तों पर। उसको निकालने से, तोड़ने से एक दूध जैसा निकलता है, वो फ्रेश लेकर खाएं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में और पहाड़ी पूरे इलाके में, एबटाबाद वगैरह में तमाम अंजीर मौजूद है और बहुत अच्छी है। और आम तौर पर वहाँ के पहाड़ी जो ज़बान है उसमें उसे फगवाड़ी कहते हैं। फगवाड़ी। हाँ। ओके। तो फगवाड़ी जो है वो असल में अंजीर ही की एक किस्म है, वो छोटी वाली, उसकी किस्में हैं कई। तो फगवाड़ी जो है वो उसी की किस्म है और बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल की जा सकती है, फ्रेश इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आम तौर पर क्योंकि हमारे यहाँ खुश्क अंजीर ज़्यादा आती है तो खुश्क अंजीर को इस तरह इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि क्योंकि खुश्क अंजीर में 86% पानी निकाल दिया गया है, लिहाजा उसमें पानी को ऐड करके इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके फ़वाइद बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे एक ताज़ा फ्रूट के होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड ये बता दीजिए आगा साहब कि कितनी मिकदार में लेनी चाहिए? ड्राइड ले रहे हैं क्योंकि मोस्टली वही अवेलेबल होती है, तो एक दिन के अंदर कितनी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए? आमतौर पे 2 से 3 अंजीरें काफ़ी होती हैं। अब रुका नहीं जाता ना 2 से 3 पर, मसला ये है। नहीं, अगर आप दवा के तौर पर ले रहे हैं
तो आपको 2-3 लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर शौक के लिए ले रहे हैं तो फिर उसके माँ बाद असरात को भी आप ही भुगतिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आगा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड वंस अगेन एक और बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला की नेमत के बारे में आगा साहब ने हमें बताया, और जिसकी ज़मानत अल्लाह ताला दे दे, कुरान करीम दे दे, तो फिर और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 2 से 3 आप इंजीर जो है वो दिन में ले सकते हैं, और बेहतरीन तरीका बता दिया आगा साहब ने कि रात को उसको पानी में भिगोइए, सुबह उठ के इंजीर भी खाइए और पानी पीजिए, और साथ दरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब हम लोग जाने लगे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, और जैसा कि हमारे पास बच्चों के क्रिएटिव क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के अंदर हमें अपने आप से मुलाकात का मौका, और एक इस तरह के स्कॉलर के जो हिट्स द नेल ऑन द हेड प्रोग्राम को वहाँ पे लेके जाने लगे हैं कि जहाँ पे इन सारे क्रिएटिव इंटरेस्टिंग बच्चों के क्वेश्चंस के जवाबात होते हैं। हमारे साथ एक बड़े मज़े की पर्सनालिटी हैं जो कि बहुत इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी बजा लेते हैं, जो किसी दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको लेके आएंगे और शाह हुसैन को कहेंगे कि भाई व्हाई डोंट यू परफॉर्म अ लिटिल फॉर द भाई पीपल आप ऑन द अदर इंस्पायर साइड हो जाते हैं शाह हुसैन से जब मिलते हैं ना, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी के इतने रंग आपको देखने को मिलते हैं, एट द सेम टाइम भोलापन भी आपको देखने को मिलता है। तो मैं इसीलिए उनको कहती हूँ स्टार ऑफ दिस सेगमेंट है, और वो उसी तरह से अपने सवालात भी सामने रखते हैं डॉक्टर खुर्रम इलाही के। तो ओवर टू यू शाह। थैंक यू वंस अगेन मिजामिल अकर आयशा आंटी। अस्सलाम रमज़ान। मेरा नाम है शाह हुसैन, और आज मैं और डॉक्टर खुर्रम फिर से आपके साथ आए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ, जो एक वायरल पोस्ट के बारे में है। तो आज का टॉपिक एक मंकी के बारे में है जिसकी मामा ने उसे अबैंडन कर दिया था, और उसने एक टेडी बेयर को अपनी मामा कंसिडर किया था। तो अब हम डॉक्टर खुर्रम की तरफ चलते हैं इसी टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम शाह हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक। तो डॉक्टर खुर्रम, अब तक आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा। आपने सारे रोज़े रखे? यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो मेरे पास आपके लिए जो पहला सवाल है वो है कि फैमिलीज़ दुनिया लोगों की ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? जब हम एनिमल किंगडम में देखते हैं तो हमें लगता है कि फैमिलीज़ इंपॉर्टेंट तो हैं, जैसे हाथी हमेशा इकट्ठे रहते हैं, मगर इसके बरक्स वो एनिमल की मामा ने उसे छोड़ दिया, तो माँ का तसव्वुर उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने फेक मामा रख ली, लेकिन उसे चाहिए थी, यानी झूठा ही सही प्यार तो कर, यानी कि उसने माँ के तसव्वुर को इतना ज़रूरी समझा कि एक स्टफ़ टॉय वाली मामा अपने साथ रख ली। यही चीज़ इंसानों की तरफ भी आती है कि जो इंसानों का बच्चा है वो पैदा होते ही अगले 10 मिनटों बाद चल नहीं सकता, जैसे 99% एनिमल्स में होता है कि वो पैदा होता है और वो भागना दौड़ना शुरू कर देता है। इंसान के बच्चे को बड़ा करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से काम समझा जाता है, कि उस तरह आपने बायोलॉजिकली बड़ा नहीं करना होता, आपने उसकी मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसके अखलाक कैसे होंगे, उसके जज्बात और एहसासात कैसे होंगे, उस सब पर मेहनत करनी होती है। उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए था। उस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि घराना है, जो एक छोटे से बच्चे को जो बिल्कुल कमज़ोर है, अपने मुंह से मक्खी नहीं उड़ा सकता, उसको बड़ा करता है, जिसके लिए माँ उसके पास बैठी रहती है, बाप उसके लिए खाना लेकर आता है, दोनों से आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते देखते हैं, और वन डे वो इतना बड़ा हो जाता है कि आखिरकार फिर वो समाज में चला जाता है। तो यहाँ से बात हमें पता चलती है कि इंसान की ग्रोथ के लिए और सोसाइटी और सिविलाइजेशन आज जहाँ खड़े हैं, इसमें घरानों का, घरों का बहुत ज़्यादा आम हिस्सा है। लेकिन आम बात ये भी है कि घर और मकान में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, तो आपने नोटिस किया है कि इंसानों की ज़िंदगी में किसी और इंसान की कंपनी या किसी भी शय की कंपनी भी कितनी ज़रूरी होती है? अगर आपने नोटिस किया हो, प्रिजन्स में जो सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है उसे कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसे इंसानों को और कंपनी के बगैर अकेले छोड़ दिया जाता है दिन में। और अगर आपने वो मूवी देखी हो कैस्टअवे, जिसके अंदर एक बंदा एक आइलैंड पर स्ट्रैंडेड हो जाता है और उसने एक पत्थर को अपना दोस्त बना लिया। फुटबॉल को ओह अच्छा, और उसने एक फुटबॉल को अपना दोस्त बना लिया जस्ट बिकॉज ये बात कहने के लिए कि मेरे पास कोई कंपनी हो। तो ये हमें ये बताता है कि फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ों में से कोई एक चीज़ है। शाह हुसैन, मेरी मैं को तुम मुमकिन बनाते हो। जस्ट इमेजिन करो, वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज शाह हुसैन की मैं मेरी मैं से टकरा रही है। हमारी मैं को एग्जिस्ट करने के लिए इतना ज़रूरी है कि कोई शय हो जिससे हम बात कर सकें। इसीलिए आप नोट करते हो कि लिफ्ट्स के अंदर आईना या मिरर लगा होता है, जहाँ इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना हो वहाँ शीशे लगा दिए जाते हैं ताकि इंसान अच्छी तरह वेट कर सकें, क्योंकि हमें लगे कि हमारे साथ कोई और है। आप इंसान ही रहते हैं आप खाना खाना छोड़ दें, आप इंसान ही रहते हैं आप सोना छोड़ दें, आप इंसान नहीं रहते जब आपका ताल्लुक टूट जाता है। मैं बहुत फिक्र करता हूँ और मुझे बात करनी चाहिए कि शामों को बच्चों को अकेडमीज़ नहीं जाना चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मुझे भी यही लगता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो बच्चे सुबह स्कूल में जा रहे हैं तो उनके पास एटलीस्ट वो शाम फ्री होनी चाहिए जिसमें वो स्कूल के अलावा और चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। वो अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं, वो अपनी इमेजिनेशन पे फोकस करें, वो स्कूल के अलावा और बुक्स पढ़ें, वो बाहर जाके खेलें, ऐसी चीज़ें करें और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। दे शुड लर्न टू बी ह्यूमन।
हम मेज़ है, घड़ी है, कोट है, मेरा फ़ोन है, वी नो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम हाउ डू आई बिकम ह्यूमन, मैं इंसान कैसे बन सकता हूँ। वो तरबियत घर में किए करते हैं वालिद, वालदा। और वालिद और वालदा के बारे में फ़लसफ़ा में बताता है कि इतनी गहरी बात है, ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ अगर हम रफ़ बुरी तरह बात कर भी लें तो ये हमारा ख्याल करते हैं। किसी भी बच्चे के जहन के लिए सबसे पहला झटका शाह हुसैन ये होता है कि जब मुआशरे से बाहर जाता है और किसी के साथ ऐसी जिद कर लेता है जैसे वो अपने वालिद से करता है, और वो आदमी उस तरह जिद पूरी नहीं करता। और आफ्टर ऑल हमें स्कूल में हर चीज़ तो सिखाई भी नहीं जाती ना, हमें स्कूल में हर चीज़ सिखाई इसलिए हमें कभी तो मुआशरे में निकलना होता भी है। हाँ, और घर और शामें बहुत अहम मौजू हैं, क्योंकि इस वक्त हम न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहे हैं, कुछ लोग हमें डिजिटल पर भी देख रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आग का और घर का बहुत आम घराने का, फैमिली का ताल्लुक है। इंसानियत ने जब आग ईजाद की तो उसके गिर्द बैठे, दे थॉट अबाउट ईच अदर, उन्होंने कहानियाँ सुनाई। आपको पता है जब टीवी आया था तो कहा जाता था दोबारा आग आ गई है, कि एक टीवी स्क्रीन है जिस पे सब लोग बैठ के देखते हैं, लेकिन अब क्या होता है, हर आदमी डिवाइड है, हर अपनी पसंद की चीज़ देख रहे हो। घर में एक अलहदा फ़ोन होता है, हर एक अलहदा डिवाइस होती है और अलहदा चॉइस होती है। पहले हम सबके पैशंस कॉमन थे, हम इकट्ठे स्क्रीन पर एक शो देखते थे और घर और स्ट्रांग होता था। आप पुराने ज़माने के ड्रामाज और मूवीज याद करो, जैसे हाइव माइंड की तरह होते थे, हम सारों की फीलिंग्स एक जैसी होती थी, हम सारों की जो चीज़ें हमें मज़ा देती हैं वो सारों की एक जैसी होती थी। अब हर चीज़ डिफरेंट हो गई, और अब चीज़ डिफरेंट हो गई है कि फ़ोन की वजह से हम सबके चॉइसेस डिफरेंट हो गए, कि एक ही कमरे में बैठे 6 लोग सिर्फ शायद शनाख्ती कार्ड की वजह से एक घर में होते हैं या एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनकी चॉइसेस वो क्या देखेंगे वो सब एक नहीं होता। मुझे अभी पता चला कि आपका इकबालियात में भी बहुत ज़्यादा फोकस है, आप ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो क्या इकबाल की कोई नज़म या इकबाल की कोई बात है जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेट करती है? इकबाल की बांगे-दरा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग नज़म है, माँ का ख्वाब। उसमें एक माँ होती है, शायद आपने पढ़ भी रखा हो, कि उसकी कैंडल या उसकी मोमबत्ती वो ख्वाब में देखती है कि मेरे बच्चे के हाथ में जो मोमबत्ती है वो बुझ गई है। मैंने एक दफ़ा अपने स्कूल में इसका प्ले किया था। वो मोमबत्ती क्यों बुझ गई है, बताओ इकबाल ने क्या जवाब दिया? इकबाल ने कहा था कि वो उसकी माँ जो है उसे बार बार लाड करती रहती है, उससे जो है पीछे रखती है कि वो मेरा प्यारा बच्चा, तुम उसके सेफ रहो मेरे आंसुओं पास। से वो जो हम दुआ के बाद फूंक नहीं मारते, मेरा बेटा खैरियत से रहे, मेरा बेटा, या उसके लिए रोते रहना, उस तुम्हारे आंसुओं से या तुम्हारी फूंक से तुम्हारे बच्चे का चराग खत्म हो गया। ये घर की ही जिम्मेदारी है कि वो फिर आपको फ्लाई करने दे और 17-18 सालों के बाद आपको कहे कि जाओ और जाके दुनिया देखो एंड हैव फन, और वो उसकी मोमबत्ती बुझा ना दें, उसके हाथ में टॉर्च ऑफ ना कर दें घर वाले। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं। मुझे लगता है छोटे बच्चे इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें देखी नहीं होती हैं, उनके लिए हर चीज़ न्यू होती है। वो एक फ्लावर की, वो एक सीड की तरह होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, फिर बड़े होकर एक फ्लावर बन जाते हैं। आई थिंक आई एग्री विद यू। और हमारे यहाँ खुसूसन बड़े लोग बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बहुत संजीदा हो जाते हैं, वो फ़न नहीं करते, और उनको ना जाने क्यों लगता है कि बड़े होने का एक मेयार ये भी है कि आपने हर वक्त सख्त रहना है। और बड़े लोगों के दिमाग से सवालात भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा सवालात आते हैं अभी भी दुनिया के बारे में, जो मतलब वो, और वैसे सवाल नहीं होते जो मैं जब बस मैं गूगल कर सकता हूँ। हाँ, और बड़े लोग कबूल कर लेते हैं ज़िंदगी को, जैसे कि आसमान ऊपर ही है, ज़मीन नीचे ही है, चांद रात को आता है, सूरज सुबह को आता है, दे जस्ट एक्सेप्ट इट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छे इंसान के लिए वो कौन सी चीज़ है जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? वो क्यूरियोसिटी है, वो इमेजिनेशन है, वो नॉलेज है, वो क्या चीज़ है? क्यूरियोसिटी। यस, दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूँ, आज हमने बात की कि फैमिलीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्यूरियोसिटी के बारे में बात की, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी आज चले गए, मगर आज की हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी। और इसी के साथ आज रमज़ान के एक और बाबरकत रोज़े को कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में भी इफ्तार कर लिया गया है, एंड वी आर कमिंग बैक टू यू विद लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, दुआएं, और इस पूरे मुल्क के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए, अमन के लिए, लोगों के ईमान के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके काम कारोबार औलाद के लिए खैर की खबर और खैर की दुआ के साथ शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट, क्योंकि आयशा और मैं अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है चीज़ों को बेहतर तरीके से जान लेना। और मेकअप रूम में बैठे थे जब ये बात चल रही थी, और इस सेगमेंट में जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स ऐसी होती हैं कि जो हमारे रमज़ान को डाउट में डालती हैं, हमारे रोज़े को डाउट में डालती हैं।
और जो उलमा होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी राय, उनकी रहनुमाई बड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो ये सेगमेंट डेफिनेटली उन्हीं तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, ताकि हम इबादत को ज़्यादा बेहतर कर सकें, क़ुर्ब इलाही हासिल कर सकें, खशियत इलाही जो है वो भी हासिल कर सकें। अब सवाल आज का जो है, जो हम मुफ्ती ज़ुबैर साहब से पूछेंगे वो ये कि तरावी जो है उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होती है रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, और क्या तरावी ना पढ़ने से रोज़े की कबूलियत मुतासर होती है, तरावी की रकतें कितनी पढ़नी चाहिए, और अगर कोई शख्स मुकम्मल तरावी नहीं पढ़ सकता तो क्या वो बाजमात वितर में शामिल हो सकता है या नहीं। ये सारे सवालात लेकर चलते हैं हम मुफ्ती ज़ुबैर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला यही सवाल कि क्या अगर कोई शख्स तरावी नहीं पढ़ रहा तो उसकी रोज़े की कबूलियत मुतासर होगी? क्या उसके जहन में अगर ये आ जाता है ख्याल, शक कि खुदा न खास्ता उसकी रोज़ा कबूल ही ना करे अल्लाह ताला, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं ये दोनों इबादत? तरावी एक मुस्तकिल नफली मसनून इबादत है और रोज़ा एक मुस्तकिल फ़र्ज़ इबादत है। ये जो बात बाज़ लोगों के अंदर मशहूर है कि अगर कोई आदमी तरावी ना पढ़े तो वो रोज़ा भी ना रखे या उसका रोज़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। इसका इस्लामी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, फजूल और बेकार की बात है। अगर कोई आदमी तरावी नहीं पढ़ता या उसने तरावी किसी उज़र की वजह से छोड़ दी या बगैर उज़र की भी छोड़ दी, तो यकीनन उसको कहा जाएगा कि भाई तुमने गलत काम किया। तरावी तुमको पढ़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और तरावी का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। क़यामुल लैल यानी रात के वक़्त का क़याम और तरावी का पढ़ना, ये एक रमज़ान की अहम तरीन खुसूसी इबादत है जिसका एहतमाम करना चाहिए। सुन्नत इबादत है और इसका एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी तरावी नहीं पढ़ता तो इससे रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है। रोज़ा तो मुस्तक़िल फरीज़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, है ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और रोज़ा इस कदर गैर मामूली शरई फरीज़ा है कि अगर कोई आदमी एक रोज़ा भी बगैर उज़र के छोड़ देता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, फिर अगर पूरा साल भी वो उस रोज़े के बदले के अंदर कज़ा करता रहे, पूरा साल भी वो रोज़ा रखता रहे, तब भी वो उसका रिप्लेसमेंट हकीकी तौर पर नहीं कर सकता, उसकी तलाफी नहीं हो सकती, उसका इजारा नहीं हो सकता जो उसने रमज़ान के अंदर फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ा था। और एक और रिवायत के अंदर तो दहर का लफ्ज़ आता है, यानी ज़माना भर भी अगर रोज़ा रखता रहे तब भी वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो ये मसला वाज़े तौर पर समझ रहे हैं कि इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं कि अगर कोई आदमी तरावी ना पढ़े तो वो रोज़ा ना रखे। वो एक अलग इबादत है, वो एक अलग इबादत है। कोई अगर तरावी नहीं पढ़ सकता तब भी रोज़ा उस पर फ़र्ज़ है। अच्छा सर, थोड़ी सी इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कर दें कि तरावी की कम से कम रकात जो हैं उनके हवाले से क्या हुक्म है? क्या 8 रकात पढ़ने वाला शख्स जो है वो बाजमात वितर में शामिल हो सकता है? वितर की नमाज का वक़्त इशा के फ़र्ज़ के बाद शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर कोई आदमी पूरी 20 रकात तरावी नहीं पढ़ सका और इमाम के साथ वो वितर के अंदर शामिल हो गया, या 8 रकात तरावी पढ़ी या 10-12 रकात तरावी पढ़ी, अब अगर वो इमाम के साथ वितर बाजमात के अंदर शामिल होता है तो उसके वितर शरन दुरुस्त हो जाएंगे। और वितर के दुरुस्त होने के लिए 20 रकात तरावी का मुकम्मल होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक मुस्तकिल अमल है और मैंने बता दिया कि वितर का वक़्त शुरू कब होता है, इशा के फ़र्ज़ों के बाद। अब अगर कोई आदमी पूरी 20 रकात तरावी भी नहीं पढ़ सका और वो वितर के अंदर आकर के शामिल हो जाता है, तब भी बाजमात वितर में वो शामिल हो करके उसके वितर शरई एतबार से दुरुस्त हो जाएंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि तरावी रमज़ान की एक इम्तियाजी और खुसूसी इबादत है, मसनून अमल है, इसका एहतमाम करना चाहिए, लाजमी तौर पर पढ़ना चाहिए और बगैर उज़्र शरई के तरावी को नहीं छोड़ना चाहिए। ताहम अगर किसी ने तरावी को छोड़ दिया तो वितर एक मुस्तकिल अमल है, मुस्तकिल नमाज है। वितर बाजमात इमाम के साथ शराकत करके ये शख्स अदा कर सकता है। अच्छा, शरीयत जो है ना मुफ्ती साहब, इस बारे में क्या कहती है कि अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है, मुसाफिर है, तो क्या उसको फिर इतनी सहूलत है कि वो तरावी नहीं पढ़ रहा तो इतना मसला नहीं होगा? इस बारे में हमारी शरीयत क्या बता रही है? तरावी रमज़ानुल मुबारक की एक ऐसी मुक़द्दस इबादत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान में सवाब हासिल करने की नीयत से, अल्लाह की रज़ा की नीयत से और बाकायदा अपने गुनाहों पे नज़र डालते हुए
अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते, जो अगले गुनाह, और एक रिवायत में अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते। इस इबादत को क़यामुल लैल की इबादत कहा जाता है। यह रमज़ान की ख़ास तौर पर इम्तियाज़ी इबादत है, खुसूसी इबादत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरगीब दे रखी है, सहाबा ने इसका एहतमाम किया है, और इस इबादत का जितना हो सके एहतमाम करना चाहिए। ताहम याद रखें कि तरावी फ़र्ज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तरावी पढ़ाई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन सहाबा इंतज़ार फरमाते रहे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मुबारक से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए, और अगले दिन सहाबा के सवाल पर फरमाया, मैं इसीलिए आमदन बाहर नहीं आया कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ ना कर ली जाए। पता ये चला कि तरावी फ़र्ज़ नहीं है, तरावी वाजिब नहीं है, सुन्नत मुहक्कदा है, मसनून इबादत है, इसका एहतमाम करना चाहिए। हालत सफ़र के अंदर अगर कोई शख्स तरावी को छोड़ देगा तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई जवाबदेही और किसी किस्म का कोई मुज़ायक़ा और गुनाह नहीं है। मुसाफिर के लिए छूट है कि वो तरावी को छोड़ सकता है, जैसा कि आम हालात में भी अगर मुसाफिर सुन्नतों को छोड़ देता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं होता। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये जितनी भी इबादत हैं ये हमारी ज़िंदगी को ही बेहतर कर रही होती है, हमें प्योरीफाई कर रही होती है, और हमारा जो हमारे खालिक के साथ ताल्लुक़ है उसको प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रमज़ान हमें ये मौका देता है, जो इससे फ़ायदा उठाएगा खुश नसीब है, जो नहीं उठाएगा उसके बारे में अल्लाह ही मालिक है उसका। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही एक और हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। 5 रोज़े गुजर चुके हैं, इंशाल्लाह पूरा रमज़ान हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।